Assalamu alaikum. Welcome to the channel. I do know कुछ अरसे से I have not done a video. मैंने आदिल जो मेरा चैनल देखते हैं मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी कुछ पुरानी वीडियोस आप लगा दें. I think आदिल did that. I don't know आपको रिफ्रेशर मिला हो या नहीं. But I've been थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी. I've not been well. तो मैंने सोचा चलो मैं रिकवर हो जाऊँ and then I'll do some videos. सो मैंने ऑफ कोर्स यही सोचा कि पहले हम एक लाइव शो करते हैं. लेट मी गिव यू सम अपडेट कि आजकल इमिग्रेशन कवानीन में क्या हो रहा है, क्या मैं इश्यूज देख रहा हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स इस शो के अंदर आपको पता है कि अगर आपका कोई भी मसला है आप टेक्स्ट कर सकते हैं. मैं कॉल्स नहीं ले सकता इस शो में. जस्ट राइट अ टेक्स्ट और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो. तो लेट्स गो वन बाय वन के जो आजकल लोगों को इश्यूज हो रहे हैं. थैंक यू एवरीवन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं. अगर आपका कोई सवाल है देन जस्ट राइट इन दी चैट और मैं उसका जवाब दे दूंगा. तो सबसे पहली चीज़ तो लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि जी हम अपना राइट टू वर्क कैसे चेक करवाएं जब हमारी एप्लीकेशन डल जाती है होम ऑफिस के अंदर. हेलो एवरीवन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो अगेन प्लीज़ अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है. लेकिन इन समरी आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना चाहिए कि जी अब मैं शेयर कोड प्रोड्यूस नहीं कर सकता या कर सकती बिकॉज मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है. इंस्टेड आप अपना UAN नंबर दे दें एम्प्लॉयर को तो वो एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस के थ्रू चेक कर सकते हैं आपका राइट टू वर्क. तो अगेन अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आपने होम ऑफिस अपने एम्प्लॉयर को बताना है कि प्लीज़ आप होम ऑफिस से एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस करवाएं क्योंकि मेरा शेयर कोड काम नहीं करेगा. तो इस बात का आप ख्याल रखें. एंड थैंक यू एवरीवन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं. अगेन अगर आपका कोई सवाल है जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स तो मैं उसका जवाब दे दूंगा. तो पहली चीज़ तो ये होगी शेयर कोड के बारे में बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग दिस. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जिक्र करता हूँ जो मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा लोग फ़ी वेवर अप्लाई कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, फ़ी वेवर आप अप्लाई करें. अगेन मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कि इफ़ यू सबमिट अ फ़ी वेवर और आपका वीज़ा ख़त्म हो गया सो टेक्निकली आप 3C के अंदर आ गए तो बी वेरी केयरफुल बिकॉज जब आपका डिसीजन आता है तो फिर आपको आगे फ़ी वेवर ही की एप्लीकेशन FLRFP डालनी है. तो बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये ना हो कि आप कोई सेपरेट एप्लीकेशन डाल दें और फिर आप 3C से बाहर हो जाएं. Hannah लिखती हैं, I'm overstayed for 18 years on tourist visa, have 2 kids, 17 months and newborn child in the UK. देखें अगर आपका अभी तक वीज़ा नहीं है और आपको 17 ईयर्स हो गए हैं इस मुल्क के अंदर और आपके 2 बच्चे हैं तो मुझे ये तो नहीं पता कि आपके हस्बैंड का क्या स्टेटस है. लेकिन मैं जनरली बोलूँ तो आपके पास 3 तरह की एप्लीकेशन करंटली हैं और एक एप्लीकेशन फ्यूचर में हो सकती है. जो 3 तरह की करंट एप्लीकेशन आप जैसे सिनेरियो में हैं. अगेन प्लीज वेरी केयरफुल कि मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये बड़ी सब्जेक्टिव एप्लीकेशंस होती हैं. एक तो ये होती है अगर कोई 17 ईयर इस मुल्क में है तो कानून ये कहता है इफ़ यू बिन लिविंग हियर फॉर लेस देन 20 ईयर्स आपने वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का टेस्ट पास करना है. मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल. द थ्रेशोल्ड इज़ वेरी वेरी हाई और वो सब्जेक्टिवली देखा जाता है हर एप्लीकेशन के अंदर. सो डोंट जस्ट थिंक कि जस्ट बिकॉज मुझे 17 ईयर्स हो गए, मुझे यहाँ बड़ा टाइम हो गया, मुझे वीज़ा मिल जाएगा. यू स्टिल हैव टू मीट द इमिग्रेशन रूल रिक्वायरमेंट. इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है बट इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट कि अभी क्या आपका बैकग्राउंड है, किस उम्र में आप आए, एंड ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड. बट इट्स अ वेरी टफ एप्लीकेशन. जो सेकंड आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, जाहिर बात है कि आपके बच्चे हैं. अब जिन लोगों के बच्चे होते हैं तो हमारा पहला सवाल होता है आर दीज चिल्ड्रन क्वालिफाइंग चिल्ड्रन. बिकॉज अगर क्वालिफाइंग चिल्ड्रन आपके होते हैं तो फिर पेरेंट्स को वीज़ा मिल जाता है. क्वालिफाइंग चिल्ड्रन की 2 तरह की डेफिनेशन है. या बच्चा ब्रिटिश सिटीजन है या वो यहाँ 7 साल उसको हो गए. डजेंट मैटर कि बच्चा यहाँ पैदा हुआ हो बट अगर उस बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए हैं तो वो यहाँ पेरेंट्स उसके अप्लाई कर सकते हैं. और ये बड़ी कॉमन एप्लीकेशन होती है, बड़ी फेमस भी है. तो क्योंकि आपने आई थिंक लिखा हुआ था हाना कि आपको 17 मंथ्स और एक नया बच्चा हुआ है तो मे बी क्वालिफाइंग चिल्ड्रन दोनों में से कोई ना हो कि ब्रिटिश सिटीजन नहीं है एंड 7 साल से या नहीं है. तो फिर हम देखते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड.
कि वेदर इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कि उनको यूके से बाहर ना भेजा जाए. अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट, और खुदा न खास्ता जिन बच्चों को वेरी सिवियर टाइप की मेडिकल कंडीशंस होती हैं उनकी ये एप्लीकेशन डलती है. तो ये मेन कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन है. और जारी बात है फिर आखिरी एप्लीकेशन इज अंडर ह्यूमन राइट्स या आर्टिकल 8 मेनली, जो कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं. लेकिन अगर आप प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ में क्वालिफाई नहीं करेंगे, जिसका थ्रेशोल्ड स्लाइटली लोअर है देन आर्टिकल 8, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रूव अ केस अंडर आर्टिकल 8. बट मैंने जिस तरह बोला कि प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ एप्लीकेशन बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, केस सेंसिटिव होती हैं. टिमी शेख लिखते हैं व्हेन न्यू लॉज कमिंग फॉर वर्क परमिट्स. टिमी, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करो, मैंने जब ये वाइट पेपर आया था मैंने इमीडिएटली उसी रात को, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आई मेड सम वीडियोस फॉर यू गाइस. आई होप यू अप्रिशिएटेड दोज वीडियोस बिकॉज मैंने पूरी कोशिश की थी कि उन वीडियोस के अंदर मैं वाइट पेपर के वो वेरियस पैराग्राफ्स भी आपको शो करूँ जो मैंशन करते हैं. तो अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी और अगर प्लीज़ नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट करूँगा गो सी देम और अपने अपने चैनल पे उनको एडवर्टाइज करें. मैंने उसमें ये बात बिल्कुल बोली थी कि इट्स वाइट पेपर, और जब ये बिल की सूरत में आएगा तो लाजमी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा. गवर्नमेंट ने जो इंडिकेशन दी है वो ये दी है कि ऑटम में दे गोना इंट्रोड्यूस द बिल्स. ऑटम का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और मुझे नहीं लगता कि सारा इकट्ठा करेंगे. आई थिंक दे मे डू इट इन स्टेजेस. तो जैसे जैसे वो स्टेजेस आएंगी आई विल लेट यू नो. हाँ, बल्कि मुझे जब बिल से याद आया, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो जब ये कानून आया था 2012 में 16, मतलब जब भी इंट्रोडक्शन हुई थी, सॉरी 12-16 कह रहा हूँ, 20 में, तो मैंने कहा था जो अपेंडिक्स EU है बड़े पुअरली ड्राफ्टेड है. ये मैं हमेशा ये बात कहता था, और अब फाइनली एक केस लॉ में, कोर्ट ऑफ अपील में लॉर्डशिप ने भी बात बोली है कि ये जो अपेंडिक्स EU है बड़ा पुअरली ड्राफ्टेड है, होम ऑफिस मस्ट डू समथिंग अबाउट इट. और जो हम लोग हैं ना लॉ की इस तरफ, मीनिंग अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जब ये कानून आया था तो हम ये बात करते थे कि इट्स नॉट वेरी वेल ड्राफ्टेड, और बहुत इसके ऊपर लिटिगेशन होगी, स्पेशली विड्रॉल एग्रीमेंट के की वजह से लॉट ऑफ लिटिगेशन हुई है. बट फाइनली अब कोर्ट ऑफ अपील ने भी एक रिसेंट केस में बोला कि इट इज़ वेरी पुअरली ड्राफ्टेड. तो वो क्योंकि हम बात कर रहे थे बिल की, तो मैंने वही बात बोली कि जो मैं हमेशा आपको बोल रहा था, फाइनली कोर्ट ऑफ अपील ने भी ये बात बोल दी है. तो एनीवे, अगर आपका कोई और सवाल है, आई नो जब मैं हाना का जवाब दे रहा था अदर क्वेश्चंस, हाउ लॉन्ग इट सेटल स्टेटस आई हैव अप्लाइड 2 months ago. देखो, अगर आपने सेटल स्टेटस EU स्कीम के अंदर किया है तो इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. आजकल 4 to 5 months EU सेटलमेंट स्कीम के लग रहे हैं, तो बी केयरफुल. अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखो, मनदीप, सत श्री अकाल मनदीप, अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखो आई विल बी ग्रेटफुल. हिंदी में या उर्दू में ना लिखो, मुझे ज़रा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है. आई नो माशाल्लाह मेरी उर्दू बड़ी अच्छी है, बट पढ़ने में मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ. व्हाट सैलरी रिक्वायरमेंट फॉर बुक कीपिंग अकाउंटेंट स्किल वर्कर. जर्नैल सिंह, सत श्री अकाल आपको भी. जर्नैल, यार मुझे इस तरह भाई ज़बानी याद नहीं है, अगर आप बाद में अपॉइंटमेंट बुक कर लो, आई कुड लुक अप के जो नए कोड्स हैं, मतलब नए कोड्स मतलब 2020 वाले, उसमें बुक कीपर की क्या सैलरी है, और आया जो न्यू एंट्रेंट है वो भी आप क्वालिफाई करते हैं नहीं, क्योंकि अगर न्यू एंट्रेंट रिक्वायरमेंट आप मीट करते हो तो फिर सैलरी थ्रेशोल्ड थोड़ा सा नीचे चला जाता है. बट एक बात का ख्याल रखना कि न्यू एंट्रेंट मैक्सिमम 4 ईयर के लिए होता है, और अगर आप ग्रेजुएट वीज़े से न्यू एंट्रेंट पे जा रहे हो तो जो 4 साल मैक्सिमम होते हैं ग्रेजुएट वीज़े का पीरियड उसमें काउंट होता है, तो फिर पीछे सिर्फ 2 साल रह जाते हैं. तो वो इस तरह मुझे ज़बानी याद नहीं, आई अपोलोजाइज. सर, आई एम स्किल वर्कर, एज के वर्कर माई एम्प्लॉयर नॉट गिविंग मी वर्क, व्हाट इज़ बेस्ट. देखो यार, मैं बहुत सख्त कंसर्न है मेरा स्किल वर्कर लोगों के बारे में. अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि क्या क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयर की. क्वाइट ऑनेस्टली मैंने इसलिए उस सारे को हाईलाइट किया था आप लोगों के लिए कि मुझे ये फील होता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर लोगों के साथ आई सिंपली थिंक कि अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. आई रियली होप कि होम ऑफिस इसके बारे में कुछ करे. आई एम सो कंसर्न कि आई माइट इवन डू अ पिटिशन ऑन दिस, और फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि यू नीड टू सपोर्ट द पिटिशन, बिकॉज आई थिंक कि स्किल वर्कर लोगों के साथ बहुत अब्यूज़ हो रहा है उनके साथ.
सर्टन एम्प्लॉयज़ उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, सर्टन एम्प्लॉयज़ होम ऑफिस को उनको बताए बगैर रिपोर्ट कर रहे हैं अगर वो ज़रा भी कोई इशू रेस करते हैं अपने राइट्स के बारे में एम्प्लॉयर के साथ, और होम ऑफिस विदाउट इवन आस्किंग देम एनीथिंग उनको बैक डेट पे उनको रिफ्यूज़ कर देता है, उनका वीज़ा कटेल कर देता है. सो आई जेन्युइनली फील फॉर स्किल वर्कर वीज़ाज. आई थिंक जो लोग स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं दे नीड टू यूनाइट टुगेदर, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर के साथ नहीं, ये अब्यूज़ बाहर भी चल रहा है. आई जेन्युइनली थिंक एंड आई थिंक आई एम गोना मेक एन एफर्ट कि जो लोग स्किल वर्कर वीज़े के ऊपर हैं अगर आप लोग यूनाइट हो जाओ और आप गेट बिहाइंड वन ऑफ दीज, आई थिंक आई एम गोना मेक ए वेरी, मैं प्रॉपर एफर्ट करूंगा कि आई कैन डू अ पिटिशन ऑन दिस, पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन अगर आप लोग इकट्ठे हो जाओ, बी वन फोर्स, बिकॉज आई पर्सनली फील कि आप बिल्कुल एम्प्लॉयर के रहमो करम पे, एम्प्लॉयर कुछ भी कह के होम ऑफिस को बोल दे, आपको वो बाहर निकाल देते हैं. आई थिंक दे नीड टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ पीरियड, 6 महीने या 3 महीने. 60 days इज नॉट इनफ, क्वाइट ऑनेस्टली. आप कहीं भी जॉब अप्लाई करने जाओ 60 days में नौकरी नहीं मिलती. तो आई थिंक दे आर सेटिंग यू अप फॉर फेलियर होम ऑफिस. सो समथिंग हैज़ टू बी डन, एंड आई थिंक कि हमें स्किल वर्कर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. दिस इज जस्ट माई पर्सनल व्यू. एनीवे, किसी ने लिखा है चेंज माई स्किल वर्कर इनसाइड यूके, कितना टाइम लगता है? भाई आजकल स्किल वर्कर एप्लीकेशंस में टाइम लग रहा है, ये मैं आपको अभी बता दूं. तो एनी वे फ्रॉम 3 to 4 months के पीरियड को आप दिमाग में लगा लो, दैट इज़ हाउ मच टाइम. लेकिन स्किल वर्कर एंट्री क्लियरेंस में तो आप समझें बहुत सख्ती आ गई है, स्ट्रिक्टनेस आ गई, और जो लोकल स्विच कर रहे हैं अपनी जॉबों को उनमें भी 3-4 months आजकल लग रहे हैं. तो आप इस बात का ख्याल रखें. किसी ने बोला है आई एम ऑन अ 10-year फैमिली राइट, हाउ मेनी डेज आउटसाइड ऑफ द यूके आई कैन स्टे. देखें जी, बस इस बात का ख्याल रखें कि जो कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड है आपका वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. आई थिंक बहुत अर्सा पहले मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अभी शो का फॉर्मेट नहीं कि आई कैन गो थ्रू ईच सिनेरियो फॉर यू फॉर कंटिन्यूस रेजिडेंस. यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड आई कैन एक्सप्लेन इन डेप्थ टू यू कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है. लेकिन एक बात याद रखें कि आपकी सेटलमेंट इज़ बेस्ड ऑन योर कंटिन्यूस रेजिडेंस, तो प्लीज़ अपने रेजिडेंस को करें ना. किसी ने ये भी लिखा है सर प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ एप्लीकेशन में कितना टाइम लग रहा है? आजकल रफली 1 year का टाइम आप लगा रहे हो. समबडी इज आस्क्ड मी सर आप मेरी कॉल नहीं ले सकते, आई अपोलोजाइज. पुराने ज़माने में जब मैं अपने लैपटॉप पे शो करता था, आपको याद है मैं कॉल्स लेता था, अब मैं फ़ोन पे करता हूँ तो मैं कॉल्स नहीं ले सकता. आप नीचे लिखो, आई विल आंसर दैट. एंड ऑफ कोर्स जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि गाइज एंड लेडीज़, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर वेरी इजी टू फाइंड. अगर आपने मुझसे अपॉइंटमेंट, जो कि अ लॉट ऑफ यू डू इट, थैंक यू सो मच. अगर आपने मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, इट्स वेरी इजी. आप मेरे से अपॉइंटमेंट इन पर्सन या ऑनलाइन बुक कर सकते हो, टेलीफोन अपॉइंटमेंट. सर आई एम ऑन स्किल वर्कर, माई एक्सटेंशन ड्यू इन 2 months, विल दे टेक माई इंटरव्यू फॉर एक्सटेंशन? देखिए अभी तक न्याजी का सवाल था, इज़ अ गुड क्वेश्चन. अभी तक तो न्याजी देखने में आया है कि वो एक्सटेंशन के वक्त इंटरव्यू नहीं कर रहे. देखने में आया है कि वो ज़्यादातर एंट्री क्लियरेंस स्किल वर्कर एप्लीकेशंस में इंटरव्यू कर रहे हैं. देखें एक बात याद रखें, अगर आपका इंटरव्यू कॉल होता है स्किल वर्कर एप्लीकेशन के दौरान, इट इज़ नॉट गुड न्यूज़, बिकॉज वो इंटरव्यू मेनली उन्हीं लोगों का कॉल कर रहे हैं जिसमें उनको शक है कि इट इज़ नॉट अ बोनो, इज़ नॉट अ जेन्युइन जॉब. तो इंटरव्यू कॉल करना इज़ नॉट अ गुड साइन अगर आपका स्किल वर्कर एप्लीकेशन में इंटरव्यू कॉल हो रहा है. लेकिन अभी तक तो एक्सटेंशन एप्लीकेशंस में इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा है. एंड व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ स्किल वर्कर, आई नो किसी ने शायद लिख भी दिया हो, मैं पहले इसका जिक्र कर देता हूँ. एक बड़ी कंसर्न है लोगों को कि तारिक भाई मैं स्किल वर्कर में था, हेल्थ केयर में, मुझे अब हेल्थ केयर में जॉब नहीं मिल रही, आई एम गोइंग इनटू स्किल वर्कर टीचिंग, या आई एम गोइंग इनटू सम, लिटरली एक ने तो यहाँ तक बोला तारिक भाई मैं एक फिश एंड चिप शॉप में काम करने लगा हूँ. तो क्या होम ऑफिस को कोई मेरे से कंसर्न तो नहीं होगी? बिकॉज सारी बात है, मैं कुछ अर्सा पहले हेल्थ केयर वर्कर था और अब मैं लिटरली फिश एंड चिप शॉप में जाके मैनेजर लगने लगा हूँ. देखो भाई, फिश एंड चिप शॉप मैनेजर में भी का कैश कोड देखो, आपने मेरी उसकी वीडियो देखी होगी कि होम ऑफिस भी कैश कोड में देखता है कि जी आपकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है. तो अभी नया कानून तो आया नहीं है, और इस टाइप की जो लो मिडिल टियर जॉबें होती हैं उनमें कोई ख़ास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. ये ज़रूर होम ऑफिस आपसे पूछ सकता है अगर इंटरव्यू लेता है कि अच्छा जी आपका स्किल सेट क्या है. बिकॉज सारी बात है, कॉस्ट के अंदर उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट्स, कोई जॉब की स्पेक लिखी होगी, तो होम ऑफिस कैन आस्क यू
क्वेश्चंस फ्रॉम इट। लेकिन यहाँ कोई कानून नहीं है कि जी कोई हेल्थ केयर में अगर सेक्टर में काम करे तो फिश एंड चिप जॉब में शॉप में जाके काम नहीं कर सकता। बट अगर नौकरियाँ अवेलेबल नहीं है आपके लिए तो फिर जारी बात है कि जो नौकरी अवेलेबल है आप वही करोगे ना। अगर वो आपके स्किल सेट से हट के है लेकिन आपके पास स्किल है उसको उस नौकरी की रिक्वायरमेंट को मीट करने का, तो कोई कानून आपको ये नहीं कह सकता आप वो नौकरी नहीं कर सकते। तो इस बात का मैं रिक्वेस्ट करूँगा। In SMS system it says granted but I can't, oh sorry ऊपर से गुजर गया, is granted I can't get any email from office my employer said granted। अगर आपको होम ऑफिस से ईमेल नहीं मिला तो बी पेशेंट। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने एमपी के पास जाएं और आप अपने एमपी को ईमेल करके बोलें कि प्लीज़ आप होम ऑफिस को कांटेक्ट करें और मुझे मेरा डिसीजन बताएं। एक बात मैं आपको अभी बता दूं, होम ऑफिस के अब कोई ईमेल नहीं है कांटेक्ट करने के लिए। आप होम ऑफिस को कॉल अलबत्ता कर सकते हैं। समटाइम्स को अगर अच्छा बंदा उठा ले 40-30 मिनट्स के बाद दे माइट गिव यू एन आंसर, बट बेस्ट चीज़ है गो टू योर एमपी। So it's been a year since I applied for FLRFP. I emailed home office complaint. देखें भाई आजकल 1 year average लग रहा है FLRFP applications पे। In fact certain applications I personally और मेरी clients की they've gone up to 14 months. तो आजकल भाई time लग रहा है। So be very patient with you. Flower लिखते home office है there is no time limit. What should we do? देखिए जी पहली तो बात ये है कि एमपी के पास जाए। अगेन एंड अगेन आई टेल पीपल, मुझे भी मेरे क्लाइंट्स कॉल करते हैं कि तारिक भाई आप होम ऑफिस को ईमेल नहीं कर सकते, तो मैं उनको बड़ा हम्बली बोलता हूँ कि ईमेल अब है ही नहीं। एक ज़माने में ईमेल होती थी और अगर आप मेरी बहुत बहुत पुरानी एक वीडियो देखें मैंने आपको अपनी वीडियो में ईमेल दी थी होम ऑफिस की कि इस ईमेल पर चेस करें उनको फॉर योर एप्लीकेशन। अब वो ईमेल भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से किए, और भी लोगों को पता चल गया होगा उस ईमेल के बारे में। तो अभी जो बेस्ट चीज़ है ना आपके लिए टू चेस होम ऑफिस इज थ्रू योर एमपी। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू सर। सॉरी ऊपर से गुजर गया। माई वाइफ गॉट स्किल वर्कर बट माई चिल्ड्रन वीजा रिफ्यूज ड्यू टू सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखा AX लेबर्स ये अक्सर इन दो बातें ना स्किल वर्कर में अक्सर लोगों को नहीं पता होती। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बड़ी, हालांकि मैंने ये अपनी वीडियोस में बताया भी हुआ है। एक बात ये कि अगर आप स्किल वर्कर वीज़े पे हो ना और आप अपने बच्चे को बुला रहे हो और अपने बच्चे के दूसरे फादर या मदर जो भी दूसरा पेरेंट है उसको नहीं बुला रहे, इट्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो एक्सेप्शनल रूल्स हैं आप उसमें फिर आते हो। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुदा न खास्ता उसकी डेथ होगी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव ऑल दैट अगर दूसरा पेरेंट भी बीच में इन्वॉल्व है। तो एक तो लोगों को समझ नहीं आती स्किल वर्कर के भाई अगर वो अपने सिर्फ बच्चों को बुला रहे और दूसरे पार्टनर को डिपेंडेंट के तौर पे नहीं बुला रहे, फिर प्रॉब्लम हो जाती है स्किल वर्कर पे डिपेंडेंट को बुलाना। और एक और बात लोगों को समझ नहीं आती कि अगर वो स्किल वर्कर पे अपनी सेटलमेंट कर रहे हैं और अपने पार्टनर की सेटलमेंट नहीं कर रहे तो फिर बच्चों की सेटलमेंट भी प्रॉब्लम हो जाती है। अनलेस बच्चा यहाँ पैदा हुआ तो फिर आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन बाद में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं स्किल वर्कर की जो लोग समझ नहीं पाते। लेकिन वही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि अगर आप एप्लीकेशन डालते हुए किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे तो वो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। someone is गुजर गया। asylum seeker in Italy, British citizen can marry them। देखें जी एक ब्रिटिश सिटीजन का राइट है टू मैरी, वो कहीं भी दुनिया में शादी कर सकता है। अब अगर कोई बंदा इटली में एज असाइलम सीकर है, मुझे नहीं पता कि इटालियन कानून क्या है, तो दैट इज़ वाई यू विल हैव टू फाइंड समबडी इटली में जो लॉयर है, दे कैन परहैप्स टेल यू। लेकिन जहाँ तक शादी की बात है कोई ऐसी ममानत नहीं, यू कैन फ्लाई टू इटली, गेट मैरिड। अगर आप ये बोल रहे हो कि विल आई बी एबल टू गेट दैट पर्सन ओवर हियर टू यूके आफ्टर दैट, तो वो फिर सारी बात आ जाती है कि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, अकोमोडेशन मीट कर रहे हो, और जहाँ तक उस बंदे का स्टेटस है, इफ़ दे हैव अ राइट टू स्टे इन इटली तो फिर वो इटली से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दे मे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री टू मेक द एप्लीकेशन स्पाउस के ऊपर। What does MP mean, sir? I apologize, is a member of parliament. हमारे जिस तरह के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना हमारे इस मुल्क में, वो हर एरिया के होते हैं। तो अगर आप जिस तरह मेरे एरिया का बोरिस जॉनसन वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले, अब तो फिर वो PM हो गए। तो अगर आप अपना पोस्ट कोड डालो, जस्ट गूगल फाइंड माई MP, वो वेबसाइट आ जाएगी पार्लियामेंट की, उधर आप अपना पोस्ट कोड डालो
तो जो आपका एमपी है उसकी ईमेल आ जाएगी, तो आपको उससे जाके मिलने की भी ज़रूरत नहीं। आप एक उसका ईमेल कॉपी पेस्ट करो अपने ईमेल अकाउंट में, जो आपका आउटलुक है, जो भी आप यूज़ करते हो जीमेल, और उसमें एक अच्छी सी ईमेल लिखो कि जी मैं यहाँ रहता हूँ और ये मेरे इश्यूज़ हैं, ये मेरा रेफरेंस नंबर है। तो प्रोवाइड ऑल योर डिटेल्स, अपना एड्रेस ज़रूर प्रोवाइड करना ताकि द एमपी नोज कि यू live in the jurisdiction, constitute उसके constitute में आप, and then they could apply to the home office. Sir, I have a 10-year private life, my baby is British passport, am I able to apply for indefinite? ये लोगों की misunderstanding है कि अगर बेबी ब्रिटिश हो जाता है तो हम एज पेरेंट्स को indefinite मिल जाएगा। नहीं, पेरेंट्स ने अपना 5-year रूट या 10-year रूट, जो भी उनके पास रूट है, उसको पूरा करना है। तो प्लीज़ ये ना समझिएगा कि जस्ट बिकॉज बच्चा ब्रिटिश हो गया आपको फास्ट ट्रैक हो जाएगा। नो। किसी ने लिखा है कि हाउ डू यू स्टॉप फर्स्ट ट्राइब्यूनल डिपोर्टेशन। देखें, वाइफ ब्रिटिश और बच्चे का जिक्र किया था। देखिए, डिपोर्टेशन के जो कवानीन है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं अब। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पहले सब्जेक्टिवली अपने केस को स्टडी करवाएं, बिकॉज लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है डिपोर्टेशन के बारे में कि जी जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ ब्रिटिश है, मेरा बच्चा ब्रिटिश है, मैं डिपोर्ट नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। ये बड़े पुराने कवानीन होते थे। अब बहुत स्ट्रिक्ट कवानीन आ गए हैं डिपोर्टेशन के बारे में। देयर हैज़ टू बी एक्सेप्शनल रीजंस जिसकी वजह से आपको यहाँ रोका जाए। वो पहला वाला जो कानून होता था ना डिपोर्टेशन का, कि आप जब जेल से वापस आते थे, वाइफ ब्रिटिश, हाफ द लाइफ आपने यहाँ गुजारी है, बिल्कुल जी आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप ह्यूमन राइट केस को जीत जाते थे कोर्ट के अंदर। नॉट एनी मोर। मैं उस ज़माने से कोर्ट में इन केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जब वो कानून वो सिंपल है। नॉट एनी, मैंने ऐसे सिंपल मीनिंग इट वॉज मेरी नज़र में टिल्टेड मोर टूवर्ड्स दोज पीपल जिनकी हाफ द लाइफ यहाँ गुजर गई है, ब्रिटिश फैमिली इधर है, स्पेशली हाफ द लाइफ यहाँ गुजर गई है उनकी, और उनका ये जो डिपोर्टेशन के थ्रेशोल्ड में उनका आ जाता था केस, देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि दे वुड हैव वन द केस इन कोर्ट। अब कानून बहुत डिफरेंट हो गया है, तो रादर देन मैं आपको नए कानून की एक्सप्लेनेशन दूँ, प्लस अभी जो और भी नया अमेंडमेंट आई है कानून की, वो और भी ज़्यादा टिल्ट कर रही है सेक्रेटरी स्टेट की तरफ। तो आई थिंक यू नीड टू गो टू समवन कॉम्पिटेंटली जिनको ये काम आता है, सुकून से बैठ के देन दे कैन टेल यू कि ओके जी डिपोर्टेशन केसेस के अंदर क्या चांस है आपका कोर्ट के अंदर। ऑफ कोर्स मैं तो इस तरह बात ही नहीं कर सकता जब तक मैं आपके सेंटेंसिंग रिमार्क्स ना पढ़ लूँ, मैं आपकी प्रोबेशन रिपोर्ट ना पढ़ लूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं होम ऑफिस का लेटर ना पढ़ लूँ कि उन्होंने जो आप पे ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन लगाया है वो कंड्यूसिव टू पब्लिक लगाया। और फिर सारी बात है सेंटेंसिंग रिमार्क के अंदर आपका पब्लिक रिस्क लिखा होता है, जो हमने ये देखना है कि आपका लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, और क्या क्या आपकी कन्विक्शंस थी जिसकी वजह से आपको प्रिजन सेंटेंस हुई है। तो ये काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और फिर बंदा असेस कर सकता है कि ओके जी रियलिस्टिकली डिपोर्टेशन केस के अंदर क्या मेरिट है आपका। किसी ने कहा कि अगर somebody said will the new immigration rules apply on refugee। देखें, मैंने जिस तरह अभी आपको बोला कि अभी वाइट पेपर है, लेट इट ट्रांसफॉर्म इनटू रिटन बिल, हमें बड़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी थी लास्ट टाइम। सो अभी तक तो जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो जो 10-year रूट पे वो करेंगे भी, आई डोंट थिंक रेफ्यूजी स्टेटस उस पर आएगा, बट डेफिनेटली पॉइंट बेस्ड सिस्टम उसके ऊपर आ जाएंगे। किसी ने कहा इफ़ आई अप्लाई फॉर रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस हाउ मच टाइम माई एप्लीकेशन प्रोसेस टेक्स। देखें जो पांडा ने लिखा है, देखें जो अपेंडिक्स है उसमें रिटेन राइट ऑफ है नहीं कोई एप्लीकेशन, क्योंकि होम ऑफिस ने उसके अंदर ये बोला हुआ है कि आपके अगर रिटेन राइट हो भी जाते हैं, स्टिक टू ओरिजिनल वीज़ा, जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे देन कम टू अस और हमारे लिए आप अप्लाई करें। So that is the situation. All right, guys. I'll take 3-4 more messages and then of course मैं closing remark दे दूँगा। किसी ने बड़ा अच्छी बात लिखी है, अली ने, कि if I'm 18 to 24 can I apply half the life my indefinite leave to remain? So Ali, it's not just simply 18 to 24। मैंने इस पर एक वीज़ा कह रहा हूँ, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि what are the factors, लेकिन mainly होता है कि you're between 18 to 25, half the life आपने ये गुजारी है, आपने
5 साल एटलीस्ट अपना वीज़े पे गुजारें एंड रिसेंटली यू हैव वीज़ा ऑन प्राइवेट लाइफ, और वो भी 1 साल तक आपके पास होना चाहिए अनलेस आपका वीज़ा आई थिंक इट्स अप्रैल 2024 उससे पहले इशू हुआ है. सो प्लीज़ मेक श्योर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर रहे हो. डोंट जस्ट ब्लाइंडली गो बाय जो मैं बोल रहा हूँ, बट इन अ नटशेल you have to make sure कि आप each requirement meet कर रहे हो and only then you can make the application. किसी ने ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. I think I know this कौन सा ये ज़ैन है कि will the existing applications पे कवानीन अप्लाई करेंगे या नहीं. देखो ज़ैन, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले जिक्र किया था कि ट्रांजिशनल अरेंजमेंट आती हैं हर लॉ के अंदर. तो जब वो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट आएंगी तो उससे हमें पता चलेगा कि विल दे अप्लाई टू न्यू एप्लीकेंट्स या पुरानों के ऊपर. आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ दे अप्लाई ऑन पुराने एप्लीकेंट्स एज वेल. आई थिंक जो नए कवानीन आ रहे हैं शुड अप्लाई ऑन द न्यू एप्लीकेंट्स जो ऑलरेडी एक 5-year रूट पे या 10-year रूट पे हैं. उन पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होनी चाहिए. बट आई कांट से दैट बिकॉज अभी मैंने बिल को नहीं पढ़ा, कुछ बिल कहीं प्रेजेंट ही नहीं हुआ. एक दफ़ा बिल प्रेजेंट हो जाए तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा. सर आई हैव बीन इंटरव्यूड थर्ड असाइलम इंटरव्यू, इज दैट बैड? राजा भाई देखें, अगर असाइलम पे अभी तक रिफ्यूज़ल नहीं आया तो इट्स नॉट बैड. वो कहते हैं ना, नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़. नो क्या, नॉट, नो नहीं कहते नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, समथिंग लाइक दैट. आई कुड बी रॉन्ग. सो कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड इंटरव्यू आ रहा है, घबराने की बात नहीं. इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आपका केस बहुत पुराना होगा. क्योंकि कभी कभी होता है होम ऑफिस इंटरव्यू लेता है, फिर 1 साल गुजर जाता है, दे वांट टू टेक अ न्यू इंटरव्यू. बिकॉज सारी बात है, अगर वो पुराने इंटरव्यू की बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं तो मुझ जैसा बंदा तो आराम से कोर्ट में चैलेंज करेगा कि जी आपने अप टू डेट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं ली, साल पुरानी चीज़ों के आप डिसीजन ले रहे हैं. सो उस वजह से दे हैव टू टेक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, ताकि जब रिफ्यूज़ करें, अगर खुदा ना खास्ता करें, दे कैन रेफर टू द करंट information. Somebody said, Tasha ने लिखा है, what do you represent fee for a first day tribunal deportation case? देखिए नताशा, नॉर्मली डिपोटेशन केसेस सिर्फ 1 day के होते हैं, लेकिन उसमें जो होमवर्क है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. डिपोटेशन केसेस के अंदर होमवर्क का मतलब ये है कि विटनेस स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ड्राफ्ट करनी पड़ती है, कुछ उसमें कैरेक्टर का मसला होता है, इशू ज़्यादातर होता है, एंड इज़ अ लॉट ऑफ रीडिंग ऑन द क्रिमिनल फाइल. तो बंडलिंग की प्रिपरेशन समवेयर फ्रॉम 1200 to 1500 प्लस वैट नॉर्मली होता है, और फिर कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन इज़ 1200 प्लस वैट. और अगर मैं ट्रैवल करता हूँ आउटसाइड ऑफ लंदन तो मैं फिर नॉर्मली £150 लेता हूँ ट्रैवलिंग के, बिकॉज आई यूज्ड टू गो अप टू न्यूकासल एट वन टाइम. अब नहीं, आई नाउ टेंड टू जस्ट स्टे बिटवीन मैक्सिमम न्यूपोर्ट, बर्मिंगम, उस तरह. अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, बट आई गॉट चेम्बर्स, मैं उधर से फिर बैरिस्टर बुक वगैरह कर देता हूँ. बट रफली वो कॉस्ट आ जाती है आपकी. MS लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इन्वेस्टमेंट वीज़ा. आई डोंट नो विच इन्वेस्टमेंट वीज़ा यू टॉकिंग अबाउट, सो यूल हैव टू बी मोर प्रिसाइज, बिकॉज एज सच तो सारे वीज़े वो अब ख़त्म हो गए एज यू नो, उस नेचर के वो जो पुराने वाले होते थे इन्वेस्टमेंट. If you got any question, आप नीचे लिख लें. I'm on 10-year family rule, waiting count towards 10-year, extend 6 year. Oh yeah, बिल्कुल आपका सवाल ये है कि अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली और होम ऑफिस 1 साल लेते हैं उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने में, तो बिल्कुल वो वेटिंग पीरियड आपका काउंट होता है भाई. कैप्टन शान लिखते हैं, हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट यू? कैप्टन साहब, इट्स वेरी इजी. मेरी डिटेलें, माई डिटेल्स आर वेरी इजी टू फाइंड आउट. आप गूगल पे भी कर दो मेरा नाम, तो इंशाल्लाह आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड यू कैन गेट इन टच विद मी. If company visa revoked but the company still gave us work, what can I have to do? What do I have to do on skill visa? देखिए, पहली बात है कि अगर कंपनी का स्पॉन्सर लाइसेंस रिवोक हो गया है तो कंपनी मस्ट इन्फॉर्म यू, कंपनी की पॉलिसी है, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव 60 days टू मूव फॉरवर्ड. सो आई डू नॉट नो अगर कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया, किस तरीके से कंपनी आपको बोल रही है कि आप काम करो, बिकॉज टेक्निकली यू शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय समवन जिनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, इफ़ यू आर अ स्किल वर्कर वीज़ा, और अब कंपनी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है, अनलेस कंपनी ने हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लिया उस रेवोकेशन के ऊपर, देन इट्स अ डिफरेंट मैटर. ऑलराइट गाइस, आई थिंक दैट वाज माय इंटेंशन कि हाफ एन आवर में आपके साथ गुजारूं. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं गाइस.
आप हमेशा, मुझे लोग कहते हैं तारिक भाई आप थोड़े ज़्यादा शोज़ किया करें, मुझे आदिल भी ये बात बोलता है कि थोड़ी वीडियोस एवरीडे बनाया करें। यकीन करें मेरी इंटेंशन होती है, बंदा थक जाता है कभी कभी। जैसे पिछले दिनों से लिटरली कोई आई डोंट नो व्हाई, कोई 8-9 डेज से भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर आता था, मैं कहा यार मैं उस तरह क्या वीडियो करूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। तो बड़ा अरसा हो गया था, तो आई वाज थिंकिंग कि आप लोगों से मैं इस्लाम दुआ कर लूँ। बट देखें, मेन बात ये है कि इवन इफ़ आई डोंट डू लाइव शोज, जो मैं पूरी कोशिश करता हूँ रेगुलरली डू और कोई वीडियोस मीनिंगफुल मैं आपके लिए बनाऊँ, यू ऑलवेज नो वेयर आई एम। तो अगर आपका कोई भी इमिग्रेशन का मसला है, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ बुकिंग मी थ्रू द टेलीफोन अपॉइंटमेंट और मेकिंग एन इन पर्सन अपॉइंटमेंट। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इमिग्रेशन के किसी भी मामले में रिप्रेजेंट करूँ कोर्ट में या होम ऑफिस के सामने, गेट इन टच विद मी एंड आई लुक एट योर केस एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। गाइस थैंक यू सो मच, जो भी आप आए हो आज, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाला। आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइस एंड इंशाल्लाह ताला आप लोगों के अपने अपने चैनल्स हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि अगर आपको कोई मेरी वीडियो पसंद आती है तो अगर आप अपने सोशल मीडिया चैनल पे उस वीडियो को एडवर्टाइज करें, आई विल बी ग्रेटफुल। अपना ख्याल रखें और इन करीब आपसे मुलाकात होगी। आई अपोलोजाइज इनकी मैं कॉल नहीं ले सका, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। Allah Hafiz guys, take care of yourself.